हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। रोज की तरह आज भी हम अपनी रेगुलर क्लासेस के बेस पे आ चुके हैं। कल हमने आपको कुछ बताया था। क्या बताया था ये मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि जहाँ हमने कल क्लास छोड़ी थी वहीं से हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे और इसके साथ ही एक मोटिवेशनल कोट्स भी देंगे, यानी कि एक जोशीला अंदाज भी रहेगा हमारा। वो ये है कि आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हो कि यदि एक हारा हुआ इंसान और हारने के बाद भी मुस्कुरा रहा है ना, तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है, ठीक है। क्योंकि जीतने वाले के मन में ये रहता है कि शायद कुछ तो इसके ऐसा चीज पता चला है जिससे ये मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो कल के जो हमारा सेशन था वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। और कल हमारा सेशन यहाँ था। हमने आपको बताया था भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं में कि 0 और 1, ठीक है। यहाँ मैं कुछ पेज ऐड कर दूंगा। 0 और 1 ना तो भाज्य संख्या होती हैं और ना ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। 0 और 1 न तो भाज्य हैं और न ही अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ 0 भाज्य है या अभाज्य है, 1 भाज्य है या अभाज्य है, तो आपको छूटते ही मना करना है कि ना तो ये भाज्य है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। ना तो इसकी जोड़ी बनेगी ना बनेगी। वो तीसरी कैटेगरी होती है ना, मेल फीमेल के अलावा, वो वाली संख्याएं ये हैं, बीच की कैटेगरी, ठीक है। तो एक मिनट, चलो चलते हैं आगे। हम चलते हैं, ज्ञात करते हैं कि यदि हम 1 से लेकर 25 तक, सॉरी कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ से, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी भाई साहब, ज्ञात करो। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो वो होंगी हमारी 15 संख्याएं। कितनी होंगी, 15 संख्याएं, ठीक है। कितनी संख्याएं होंगी 1 से 25 तक। यदि हम अभाज्य संख्याओं को देखें, क्या देखें, अभाज्य संख्याओं को देखें, तो उनकी संख्या हमारे पास कितनी होने वाली है, 15 होने वाली है। कितनी होने वाली है, 15। यदि हम 1 से 50 तक देखें, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की हम देखें तो वो होने वाली है हमारी, सॉरी ये 15 नहीं होंगी, ये कितनी होंगी, 9 होंगी, और ये होंगी हमारी 15। हम आगे चलते हैं, 1 से 75 तक देखें तो 1 से 75 तक देखेंगे तो हमारी संख्या हो जाती है 25, ठीक है। कितनी हो जाती है, 25। और 1 से 100 तक देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी अभाज्य संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या हो जाती है टोटल मिला के कितनी, 35 संख्या। कितनी होती है, 35। ऐसे करके यदि मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूं यहाँ पर और उसका पूरा ब्यौरा आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। यानी कि हम 1 से 25 तक कितनी होती हैं अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक हमारे पास होती हैं कितनी, 9 संख्याएं, ठीक है। 1 से 25 तक हमारे पास कितनी संख्या होती हैं, 9 संख्याएं होती हैं। और 1 से 50 तक हमारे पास कितनी होती हैं, 15 संख्याएं होती हैं 1 से 50 तक, ठीक है। एक से 50 तक, 1 से 50 तक हमारे पास कितनी होती हैं, 15 होती हैं,
1 से 75 तक कितनी होती हैं हमारे पास, कितनी संख्या होती है अभाज्य संख्याएं? 1 से 75 तक यदि हम देखें तो हमारे पास 21 संख्याएं कैसी होती हैं, अभाज्य होती हैं। और 1 से कितने तक देखें, 100 तक देखें तो हमारे पास 25 संख्याएं कैसी होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 150 तक देखें, 1 से 150 तक हम देखें तो हमारे पास कितनी संख्या होती हैं, 35 संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 200 तक देखें तो हमारे पास 46 संख्याएं कैसी होती हैं, अभाज्य होती हैं। और 1 से 300 तक देखें तो हमारे पास 62 संख्याएं कैसी होती हैं, 300 तक 62 संख्याएं अभाज्य होती हैं। और 1 से हम 400 तक देखें, कितने तक देखें, 400 तक देखें तो हमारे पास 78 संख्याएं अभाज्य होती हैं, कितनी होती हैं, 78। और 1 से हम 500 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या देखें तो ये हमारे पास 95 होती हैं, कितनी होती हैं, 95 संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा, आगे हैं। ठीक है, अब 1 से 1000 तक देखें, कितने से, 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं देखें तो इनकी संख्या होती है हमारे पास, इनकी संख्या कितनी होती है हमारे पास, 168। ठीक है, यदि सबसे छोटी अभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखी जाए तो कौन सी रहेगी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देख लो भैया, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है भाई, 101। ठीक है, 3 अंकों की। और सबसे बड़ी देखी जाए 3 अंकों की तो कौन सी रहेगी, 997। सबसे बड़ी संख्या देखी जाएगी तो कितनी होगी हमारे पास, 997। यानी 3 अंकों की यदि कोई सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है हमसे कि क्या है, कौन सी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो हमारे पास 101 है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास पूछ रहा है तो वो हमारे पास 997। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम बता चुके हैं कि अगर हारा हुआ इंसान एक बार मुस्कुरा दे तो जीतने वाले इंसान की जो खुशी है ना वो गायब हो जाती है, यानी कि वो हंसना भूल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। अच्छा, भाज्य के बाद आती है हमारी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, सह अभाज्य संख्या देखो, सह अभाज्य संख्या में हम जान रहे हैं कि होता क्या है सह अभाज्य। सह मतलब परस्पर, कैसी हैं, अभाज्य। दोनों यदि अलग अलग संख्याएं देखी जाए तो भाज्य और अभाज्य दोनों हो सकती हैं, लेकिन संख्याओं का एक ऐसा युग्म होता है, युग्म मतलब पेयर होता है जिसमें एक ही कॉमन होता है, समझ रहे हो ना, 2 के बीच में एक ही है और कोई कॉमन नहीं है। यानी संख्याओं का ऐसा युग्म होता है, ये संख्याओं का क्या होता है, संख्याओं का युग्म माने होता है जुड़ा, संख्याओं का ऐसा युग्म युग्म जानते हो, जोड़ा, युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त, एक हमारा वही ये वाला एक, ठीक है, इसके अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। भाई उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ कहते हैं कॉमन, मतलब सरीकत की भीति,
जैसे गांव में बाजारों में कहते हैं ना, ये तो हमारी शरीकत की दीवार है, शरीकत की है, यानी साझेदारी की है, यानी कॉमन कहते हैं साझेदारी। क्या होती है? साझेदार। क्या होता है? साझेदार। कॉमन क्या होता है? एक तरह से साझेदार होता है। जैसे हम क्या है? संख्याओं का युग्म। किसका युग्म? संख्याओं का युग्म तो है वो, लेकिन वो किसका है? संख्याओं का है। इसमें प्रॉपर्टी क्या दी गई है? इसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास दी गई है, वो ये है कि एक के अतिरिक्त कोई यदि मिलेगा, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इनमें गुणनखंड तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा? उभयनिष्ठ। तो यदि इसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है तो ये संख्याएं सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगी। यदि केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है तो ये संख्या कैसी संख्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देखो 2,3 का कॉमन कितना आ रहा है? 1 है ना, अतः यह सहभाज्य है। 4 और 5 कॉमन कितना आ रहा है इसका? 1 है, अतः यह भी है। लेकिन 2 और 4 का कॉमन हम देख रहे हैं, 1 भी है और 2 भी है, तो ये नहीं होगी। ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें क्या होता है? एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक के अतिरिक्त एक गुणनखंड और मिल गया। वो क्या मिल गया? वो है हमारे पास 2। अतः ये संख्याएं कैसी हो गई? सहअभाज्य संख्याएं नहीं हुई। क्या ये क्रमिक रूप से होती हैं? नहीं, ये संख्याएं संख्या युग्म क्रमागत भी हो सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, यानी कि क्रम से भी आ सकते हैं। जैसे यदि हम कोई यहां पर एग्जांपल लें, यानी कि 9 और 7, क्या ये क्रम से हैं? नहीं है, लेकिन ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और 8 और 9 हम देख रहे हैं ये क्रम से हैं, फिर भी ये कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। कैसी संख्याएं? जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी दो व्यक्ति किसी एक ही बिजनेस में साझेदार होते हैं। यदि वो किसी बिजनेस में साझेदार कहते हैं तो उनकी एक ही साझेदारी होती है। और यदि संख्या के एवज में ये बात करी जाए ना, संख्या के बीच में यदि ये बात की जाए तो इसको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है परिमेय संख्याएं। क्या होती है भाई परिमेय संख्याएं? देखो, संख्या तो एक ही चीज है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है, लेकिन होती क्या है ये? लेकिन होती क्या है ये परिमेय संख्याएं? देखो, आपने भिन्न देखी होंगी कि नहीं देखी? देखी होंगी, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से देखी होंगी भिन्न। नहीं देखी तो देख लो, नहीं देखी तो देख लो। ठीक, जैसे हमने कोई संख्या ले ली a/b। ठीक है, ये क्या है? हमारा अंश है, और ये क्या है? नीचे वाला हर। ठीक है, अंश बटे हर। यदि किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा रहा है तो वो संख्या कैसी है? कैसी है? परिमेय संख्या है। यदि नहीं लिखा जा रहा तो वो संख्या परिमेय नहीं है। यहां हर का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो, अब इसकी हम एक परिभाषा बनाते हैं। देखो क्या रहेगी इसकी परिभाषा। यदि किसी संख्या को या तो a/b कह लो या p/q कह लो, q के
रूप में, चलो ये कुछ सही नहीं आ रही, मैं इसको दोबारा लिखता हूं। P अपॉन Q के रूप में लिखने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, P बट्टे Q के रूप में लिखने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां एक कंडीशन भी है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 3/2, या P का मान कितना हो गया? 2। जरूरी नहीं है कि हम इन्हें P बट्टे Q के रूप में लिखें, ये भी जरूरी नहीं है कि हम इन्हें A बट्टे B के रूप में लिखें, ये भी जरूरी नहीं है कि हम इन्हें S बट्टे T के रूप में लिखें। यानी कि अंश और हर के रूप में जो भी संख्याएं लिखी जा रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलो ये तो हमारी ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, सर एक बात बताओ, 5 एक परिमेय संख्या है ना, लेकिन ये तो P बट्टे Q के रूप में लिखी नहीं है। भाई साहब लिखिए, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा जी, आगे चलो, 6/9, 3, 0, 1 एंड सो ऑन। धनात्मक भी हो सकती हैं, ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो क्या सर √2 एक परिमेय संख्या है? नहीं, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसका यदि हम कारण जानेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम केवल संख्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अब आप एक चीज जो नहीं पूछ पा रहे हैं वो मैं समझ सकता हूं, वो ये है कि सर आपने 5 के नीचे 1 क्यों लगाया? क्योंकि सब शुरुआत में जब से पहले मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी तो एक चीज बताई थी कि प्रत्येक संख्या 1 से भाज्य होती है और उसका भागफल वही होता है जिस संख्या में 1 से क्या दिया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है। तो 5, 6, 7 विश्व की प्रत्येक संख्या के नीचे हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं बटे में, ना कि 0। कभी कभी कहते हैं लोगों को, आपने कहते सुना होगा, लोगों को तो नहीं बच्चों को, भैया 0/0 नंबर आए। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपके पास कैलकुलेटर है, आप 0/0 करके देखो, ये एरर शो करेगा। क्या शो करेगा? एरर शो करेगा। ठीक है, तो 0 में प्रत्येक संख्या का भाग जा सकता है, लेकिन 0 का किसी भी संख्या में भाग नहीं जा सकता। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, भविष्य में काम आने वाली है। ठीक है, भविष्य में क्या आने वाली है? काम आने वाली है, क्योंकि एक कहावत है, जंग नहीं जीती जाती जब जंग लगी तलवारों पर। इन तलवारों पर यदि जंग लग जाए तो जंग कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि काट नहीं करेगी और काटेगी नहीं। तो क्या पता जंग लगी हुई तलवार आपको ऊपर से ऐसी लग रही हो, चलो ऊपर ऊपर जंग लगी हुई है, अंदर से सही हो, लेकिन एट लास्ट पता चले जंग ने उसको जर्जर अवस्था में कर दिया हो। समझ रहे हो? आगे चलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, ठीक है, जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
ठीक है। मैं केवल इनका परिचय करा रहा हूं आपको, ज्यादा डीपली हम इनमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास इनसे क्वेश्चन बनने वाले ज्यादा है नहीं। जैसे √2 है, ठीक है, क्या है हमारे पास √2, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? यदि हम इसका विस्तार देखें 1.141 डॉट 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 ऐसे चलता जाता है √2 का मान, ठीक है। √2 का मान ये चलता जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता, इसलिए यानी ये अनंत तक जाता है और हमें नहीं पता ये कितने अंक तक खत्म होगा, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होती है? वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है जो अंडर के अंदर है, पाई है, पाई का भी एक निश्चित मान नहीं है, ठीक है। 321.3 ऐसे लिखा है, तो ये भी एक क्या है, सॉरी बराबर नहीं है इसके, ठीक है, बराबर नहीं, कॉमा लगा दो उसको। ये भी संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी 3 की पुनरावृत्ति अनंत काल तक हो रही है, ठीक है। कहां तक हो रही है? अनंत काल तक हो रही है। तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब आती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं, जिनको हम रियल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर, ठीक है। देखो, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। यहां हम लिखेंगे कि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है ना, चाहे वो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, भिन्नात्मक हो, फैक्टराइजेशन में हो, दशमलव में हो, किसी में भी हो, पूर्णांक वैसे क्या धनात्मक ऋणात्मक ही होगा, दशमलव में नहीं होगा। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। आगे इसको यदि हम एक संख्या रेखा पर निरूपित करें, ठीक है, ये हमारी 0, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, आगे भी ऐसे चलती जा रही है, ठीक है। ये और मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 2, 3, 4, 5, ठीक है, आगे भी जा रहा है इसी तरीके से, -1, -2, -3, -4, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक। अब देखो, इधर पॉजिटिव है कि नहीं है, इधर नेगेटिव है। इसमें एक वास्तविक संख्याओं में खासियत है कि दो पूर्णांकों के मध्य क्या दो पूर्णांकों के मध्य अनंत, कैसी अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। अच्छा, अब मैं तुम्हें यदि एग्जाम्पल देना चाहूं किसका, परिमेय वास्तविक संख्याओं का, तो कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो, एक मिनट, पेज ऐड करते हैं यहाँ पे।
देखो 0 वास्तविक संख्या है, 2/3 वास्तविक संख्या है, 4/5 वास्तविक संख्या है, 0.321 वास्तविक संख्या है, 0.00001 वास्तविक संख्या है। अच्छा, मैंने अभी एक पॉइंट आपको नोट कराया था, तो ये था कि दो पूर्णांकों के मध्य, दो पूर्णांकों के मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये कराया था। जैसे 5 और 6 के मध्य देख लें। ठीक है, तो 5 और 6 के मध्य, 5 से 6 की तरफ यदि हम चलें तो देखो कॉमा 5.00000 लगा चलो 1 कर दो। अब इस तरह से हम चलते जाएंगे डॉट 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 कॉमा लगा के डॉट कॉमा, तब 6 के मध्य पहुंचेंगे। बता सकते हो कितनी होंगी? नहीं बता सकते ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांकों के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज सम्मिश्र संख्याएं। देखो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपने कभी ये चीज नहीं पढ़ी होगी, नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी। एक मिनट, आपने कभी भी काल्पनिक संख्याओं के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, आपने नहीं सुना होगा। क्या नहीं सुना होगा? काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं सुना होगा कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। सुना है? नहीं सुना। क्या आपने स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की संख्याएं देखी हैं? यदि देखी होंगी तो केवल आपने 11th एंड 12th में मैथ्स से किया होगा, तो आप इसके बारे में जानते होंगे। यदि नहीं किया है तो इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, और ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसे हम साधारण चीज से समझ लेते हैं। यदि हमारे पास -1 अंडर रूट में दिया गया तो इसकी वैल्यू होती है आयोटा। क्या होती है? आयोटा। इसको हम कहते हैं आयोटा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। समझ रहे हैं? आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। ठीक है, अब चूंकि हमारा ये विषय नहीं है सम्मिश्र संख्याओं को जानने में, हमें केवल इनके बारे में जानना है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इनकी परिभाषा जानते हैं, और कल से हम आपको भाजकता के नियम कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? भाजकता के नियम। देखो सम्मिश्र संख्याएं a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, जहां a वास्तविक संख्या होती है और आयोटा b काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक यानी कि आयोटा लगा हुआ है तो इसका अर्थ है किसी भी संख्या का माइनस में 1 है। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर का यदि मैं मान बताऊं तो हमारे पास होता है क्या? -1। और यदि आयोटा 4 की मान की बात की जाए तो इसका होता है क्या? आयोटा 4 का मान होता है 1।
इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो ये बहुत डीप पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए। चलो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे चीज़ें हमारी ये हैं, ठीक है। a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखने वाली सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। जैसे 5 प्लस 3 आयोटा, प्लस ही नहीं, यहाँ माइनस भी हो सकती है, ठीक है। ये भी ए और बी प्लस माइनस की हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये अपने आप में ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि यदि हम 3 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे तो ये भी अपने आप में क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। क्या रहेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी सम्मिश्र संख्याएं जान चुके हैं। एक हमने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा एक सी सरसरी निगाह देखी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे चलने वाले हैं। अभाज्य या ऋण संख्याएं पता करना। जैसे अभाज्य या ऋण संख्याएं पता करने के लिए हमारे पास कोई संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? माना कि 24 दे रखी है, ठीक है। अब 24 से जस्ट बड़ी कोई ऐसी संख्या देखेंगे जिसका हम पूर्ण वर्ग कर सकें, जिसका हम क्या कर सकें? पूर्ण वर्ग कर सकें। तो 24 से तुरंत बड़ी कौन सी? हमारे पास 25 है। कितनी है? 25। इसका हम पूर्ण वर्ग करेंगे, पूर्ण वर्ग, पूर्ण इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी? 5 आएगी। कितनी आएगी? 5। तो हम देख रहे हैं 1 और 5, तो यहाँ ऋण संख्या हमारी 5 होगी, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में हम कल बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन है लंबा चला जाता है। शुरुआत में लंबे सेशन रखना मुझे नहीं लगता कि उचित रहेगा, क्योंकि हाँ, वो गाना है ना, लंबा है मैडम लंबा, तो अभी हम लंबा नहीं करेंगे। शुरुआत में स्लोली धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और जैसे आपको इंटरेस्ट आना लगेगा ना क्लास में, वैसे हम आपकी क्लासों को आगे बढ़ाता चलेंगे, क्योंकि इसमें कोई खास अभी हमने शुरुआत की नहीं है, मुझे भी पता है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भाजकता के नियम। कल के लिए है, छोड़ रहे हैं हम इसको, भाजकता के नियम को, क्योंकि ये सबसे अच्छा टॉपिक है और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। कितने क्वेश्चंस बनेंगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यदि नंबर सिस्टम बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। और जब तक आपको भाजकता के नियम कंप्लीट नहीं है तब तक समझ लो नंबर सिस्टम का एन भी नहीं पता आपको, समझ रहे हो। जब तक भाजकता के नियम नहीं पता है, आपने अब तक भाजकता के नियम ज्यादातर पढ़े होंगे 1 2 3 4, 1 से लेकर लगभग 15 तक आपने नियम पढ़े होंगे, लेकिन मैं विश्व की सबसे बड़ी संख्या का नियम आपको बता दूंगा, ठीक है। 200 ही नहीं, 201 301 504 609 1722 75 75 89 90 100 जितना भी है सबका आप क्या ज्ञात कर सकते हो? भाजकता का नियम बना सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2 का नियम 0 2 4 6 8 ही क्यों है, अदरवाइज संख्या क्यों नहीं ली। 3 के यदि हम नियम देखते हैं तो 3 के लिए हम अंकों का योग ही क्यों करते हैं, उनका मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, उनका सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं करते, एडिशन ही क्यों करते हैं। 9 के लिए हम क्यों करते हैं, 8 के लिए हम क्यों अंतिम 2 अंकों को भाग देते हैं, या एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हम सब चीज जानेंगे अपनी कल आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल
मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ना कि चैनल को कर देंगे तो और अच्छी बात है। चैनल को लाइक करने से अर्थ रहेगा हमारे चैनल पर जितनी भी 100, 200, 500 वीडियोस डली हुई है ना, उन सबको लाइक करना रहेगा। समझ गए ना? ठीक है, तो ज्यादा लेक्चरबाजी न देते हुए अपने सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। क्या करते हैं? यहीं हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आपको? अच्छा, आज के सेशन में आपको जो भी कमियां नजर आई हों, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता चलेगा मेरे सेशन में ये कमियां मैं कर रहा हूं, तब तक मैं उनमें सुधार नहीं कर पाऊंगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो सेशन डिलीवर करते समय जो कमियां हमें आपको दिखाई दे रही हैं वो हमें बताएं, जिससे हम जल्द से जल्द उसमें क्या कर सकें, कोई ना कोई सुधार कर सकें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज में कोई दिक्कत न रहे। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।